प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर जो ये चर्चा हो रही है उस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका संदर्भ हर्षवर्धन के काल से है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से का जो कालखंड है 600 से 650 ईस्वी का, उसकी चर्चा कर रहे हैं और वो हर्षवर्धन के राजकाल से कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जो डिस्कशन की परिधि है उसमें उत्तर भारत की चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो लगभग जो उत्तर भारतीय इलाका है उस पर व्याप्त था। हालांकि इस लेक्चर के पहले हिस्से में हमने आपसे यह चर्चा की कि जो शब्दावलियां हैं या जो पदों के नाम हैं उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटैंटिव टर्म्स में उसकी प्रकृति जो है वो बदलती जा रही है। और कई ऐसे टर्म्स हैं राजा के लिए ही, सामंतों के लिए ही, जिसमें हायरार्की एम्बेडेड है, हायरार्की इनहेरेंट है उसमें। वो शब्दावली ही घोषणा कर रहा है कि उसके अंतर्गत भी और छोटे छोटे राजा हैं या कई किस्म के सामंत हैं। तो ये अपने आप में एक बदली हुई परिस्थिति का परिचायक है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हर्षवर्धन के काल का, यानी 600 से लेकर 650 ईस्वी के आसपास के समय का अगर सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य हम देखने की कोशिश करें तो जिसकी चर्चा हम पहले भाग में भी कर चुके हैं, भूमि अनुदान एक पुरानी परिपाटी थी भारतीय उपमहाद्वीप में। भूमि अनुदान का सीधा जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पहली बार हमें सातवाहनों के समय से मिलता है, परंतु जो संदर्भ था सातवाहनों के समय के भूमि अनुदान का वो केवल धार्मिक मसलों में था और धार्मिक परिधि में भूमि अनुदान किया जा रहा था राजाओं के द्वारा। परंतु अब 5वीं शताब्दी के पश्चात, यानी गुप्तोत्तर काल में या लेटर गुप्ता पीरियड में, हम पाते हैं कि अब यह भूमि अनुदान केवल धार्मिक बॉडीज जो हैं, रिलीजियस बॉडीज हैं, केवल उन्हें ही नहीं मिल रहा है, परंतु इवन जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें भी वेतन के एवज में भूमि अनुदान दिया जा रहा है, या राजस्व का एक हिस्सा, जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन के समय में 1/4 राजस्व का जो हिस्सा है वो प्रशासनिक अधिकारियों, कई प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया जाता था कि आप उतना अपने पास रख लें, बाकी जो राजस्व है वो उसे आप स्टेट एक्सचेकर में डाल दें। तो एक तो मोटे तौर पर यह बदलाव है जो कि 5वीं शताब्दी के पश्चात शुरू हो गई थी और हर्षवर्धन के काल में वो और सघन होती जा रही है। और दूसरा मसला आता है दास प्रथा का। इसके ऊपर कई इतिहासकार चर्चा करते हैं कि क्या हम गुप्तोत्तर काल में, हर्षवर्धन के काल में दास प्रथा के होने की बात को समझ सकते हैं, और अगर यह था या इसके करीबी कुछ मसला था तो उसकी प्रकृति क्या थी, उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे। तो इन मसलों पर मूलतः इस भाग में हम चर्चा करेंगे। आपने आइत्सिंग का नाम सुना होगा। फाहियान, वेइनसांग थोड़ा ज्यादा जाने जाते हैं चीनी यात्री। आइत्सिंग को अक्सर थोड़ा कम प्रोमिनेंस मिलता है, परंतु आइत्सिंग भी 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण कर रहे हैं। और आइत्सिंग के जो अकाउंट्स हैं उसमें 7वीं शताब्दी के जो अकाउंट्स हैं उसमें बौद्ध मठों की जमीन को नौकरों के द्वारा जोते जाने का उल्लेख हमें मिलता है। यानी कि और ये सभी जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उनको भारतीय परिदृश्य को देखने का नजरिया जो था उनका वो
निश्चित रूप से बुद्धिज्म सेंट्रिक था। तो उसी चश्मे से वो चीज़ों को देखते थे और कई बार वो एग्जैजरेशन भी है, कई बार जो रिलीजियस कमिटमेंट है उसका भी एक्सेंचुएशन है। तो इन सबों को छांटकर जब आप एक जो वस्तु स्थिति रही होगी उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक का यह जो रेफरेंस है कि जो भी बौद्ध मठ थे उन्हें जो जमीन अनुदान के तौर पर अलग अलग राजाओं ने दिया होगा, उस जमीन पर वो खेती कैसे करवाते थे। तो ऐसा आई थिंक लिखते हैं कि उस जमीन पर जो बौद्ध मठों के अधीन था उस पर नौकरों द्वारा खेती करवाया जा रहा है। अब यह जो वो खेती कर रहे हैं, जो भी किसान उस पर खेती कर रहे हैं या जो भी मजदूर उस पर खेती कर रहे हैं, उसका 1/6 भाग उपज का वो बौद्ध मठों को मिल रहा है और बाकी हिस्सा जो उस पर खेती कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनका हो जाता था, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। और अब मसला यह आता है कि जो खेती की सामग्री थी, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे हल है, खाद है, बीज है या बैल है, तो उसके मालिक कौन थे। और यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह इसके ऊपर चर्चा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हल है, खाद है, बीज है, बैल है, इसके ऊपर मालिकाना हक किसका है, इसके ऊपर चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह इस बात को सिद्ध करेगा कि किस हद तक हम यह मान सकते हैं कि यहां दास प्रथा थी या यहां सर्फडम एक शब्द है जो वेस्टर्न फ्यूडलिज्म का एक परिचायक है, जो क्लासिकल वेस्टर्न फ्यूडल मॉडल है वेस्टर्न फ्रांस का, मिडिल एजेस का, वहां सर्फडम था। और सर्फडम का यह मतलब है कि कोई एक जो सामंत है, एक फ्यूडल लॉर्ड है, उसके अधीन कई सर्फ्स होते थे। तो सर्फ्स कौन थे? सर्फ्स वो होते थे जो कि जमीन से या जिस जमीन पर वो रहते थे उससे वो अलग नहीं थे। अगर जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके साथ साथ वो जो जमीन पर रहने वाले लोग थे वो भी ट्रांसफर हो जाते थे और उनका काम होता था लेबर प्रोवाइड करना, और लेबर से जो भी उत्पादन होता था वो फ्यूडल लॉर्ड का होता था और फ्यूडल लॉर्ड यह डिसाइड कर देता था कि अमुक हिस्सा अब सर्फ जो है वो अपने पास रख ले अपने जीवन यापन के लिए। तो उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं होती थी कि वो जमीन छोड़कर किसी दूसरे जमीन पर चले जाएं। तो यह एक सर्फडम का मॉडल है और उसी से भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसको कई इतिहासकारों ने उसकी तुलना करने की कोशिश की है ताकि हम यह जान सकें कि क्या भारतीय परिस्थितियों में सर्फडम के होने की बात हम कर सकते हैं या नहीं। वैसे ही अगर आप मौर्यकालीन स्रोतों को देखें, और इसकी चर्चा हम आपसे पहले कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, कि मौर्य काल में हमें जो स्टेट फार्म्स होते थे, जो केंद्र सत्ता के अधीन जो शासित क्षेत्र थे, वहां जो उत्पादन हो रहा था खेती के माध्यम से, उस पर वेज लेबर या दासों के होने की बात सीधे तौर पर कही गई है। परंतु अब यहां जो आई सिंह उल्लेख कर रहे हैं कि ये नौकरों के द्वारा खेत जोता जा रहा था और जो उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जैसे बैल है या हल है या खाद है या बीज है, वो क्या ये जो जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं मजदूर वो ही इसके मालिक हैं या वह भी बौद्ध मठों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब उस प्रकार की दास व्यवस्था तो व्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर समकालीन दूसरे जो ट्रैवलर्स जैसे वेनसांग का हम उल्लेख करें तो यहां हमें वेनसांग पहली बार शूद्रों की चर्चा कर रहा है
खेतीहर शूद्रों की, यानी कि वैसे शूद्र जिनके पास अपनी जमीन है, वो खेती कर रहे हैं। तो खेती करते शूद्र अगर उसका उल्लेख वेंसांग कर रहे हैं और वो खेत विहीन नहीं है, इसका मतलब जो पारंपरिक तरीके से अगर हम वर्ण व्यवस्था को देखें, जिसमें शूद्रों के द्वारा खेती नहीं करने की बात होती थी और केवल मीनियल जॉब्स करने की बात होती थी, और खेती का दायित्व वैश्यों पर आता था, तो अब यहां हर्षवर्धन के काल में शूद्र भी खेती कर रहे हैं और वैश्यों का भी जो सरोकार है वो खेती से है। और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि किन परिस्थितियों में यह बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो ये एक नई बात हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक वर्ग के तौर पर या एक समुदाय के तौर पर शूद्रों की स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, और अब वो खेतीहर शूद्र भी हैं और उनके पास भूमि स्वामित्व भी है। वो एब्सोल्यूट है या वो टेनेंट के तौर पर है, लेकिन निश्चित रूप से खेती अब वो कर रहे हैं। वैसे ही 7वीं शताब्दी के एक और लीगल कमेंटेटर हैं असह्या, और असह्या के भी राइटिंग्स में हमें खेतीहर शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो क्या ये टेनेंसी राइट्स है? टेनेंसी राइट्स का मतलब है कि उन्हें उस जमीन से कोई हटा नहीं सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। तो वो खेती करें, आप उसका कुछ हिस्सा जरूर सामंत लेते होंगे, लेकिन आप उन्हें उस जमीन से विस्थापित भी नहीं कर सकते। वो आप कह सकते हैं एक ट्रेडिशन बाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग टेनेंसी राइट्स आल्सो एग्जिस्टेड। तो उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो ये एक जो क्लासिकल जो स्लेव सिस्टम है उससे बेहतर स्थिति में यहां हमें शूद्रों की स्थिति देखने को मिलती है हर्षवर्धन के काल में। तो उसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन दिस पीरियड वी गेट द एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेनेंसी राइट्स इन सेटल्ड एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, particularly for the शूद्रस। और पहले के काल में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। वेंसांग पहली बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं जहां तक कि साक्ष्यों का सवाल है। इसके अलावा अगर जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एरियाज है हर्षवर्धन के अधीन, उसके बियॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया कि कई ऐसे इलाके थे जो कि सामंतों के अधीन थे, और कई जनजातीय इलाके थे जहां ट्राइबल पॉलिटीज रही होंगी या वहां अभी मोनार्किकल सिस्टम उतना व्याप्त नहीं हुआ होगा। तो जनजातीय इलाकों में धीरे धीरे अब खेती का प्रसार होता जा रहा है, और खेती का प्रसार का माध्यम क्या बन रहा है, what is the agency by which agriculture is entering the tribal areas। तो यहां हम पाते हैं कि खेती का प्रायोजन ब्राह्मण भूमि उपहार पाने वाले जो डोनीज थे उनके तत्वावधान में संभवतः यह कार्य हो रहा है। तो वैसे इलाके जहां खेती लोग नहीं कर रहे थे पारंपरिक तौर से, या मुख्य धारा, या आप कह सकते हैं कि वो प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं था, वैसे इलाकों में भी अब चूंकि वैसे इलाके अनुदान के तौर पर कई ब्राह्मणों को या धार्मिक जो बॉडीज हैं उन्हें दिया जा रहा था, अब वहां से जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एरिया है वहां से ब्राह्मण मूवमेंट कर रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं, जनजातीय इलाकों में जा रहे हैं, और उन इलाकों में अब वो खेती का प्रायोजन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट उन्हें पता है, तो वहां धीरे धीरे खेती व्याप्त होती जा रही है। और 6ठी शताब्दी के पश्चात भूमि अनुदानों में बटाईदारों और कृषकों को अलग से यह निर्देश दिया जा रहा है, जब भूमि अनुदान दिया जा रहा है उसी में उस अनुदान के जो कॉपर प्लेट्स हैं उसमें यह निर्देशित किया जा रहा है राजाओं के द्वारा या अनुदान देने वाले व्यक्ति के द्वारा कि उपहार में दी गई जमीन छोड़कर
जो बटाईदार हैं या जो कृषक हैं या जो खेतीहर शूद्र हैं वो उस जमीन को छोड़कर न जाएं। और बाद में हम देखते हैं कि यह परिपाटी जो कि शुरुआत में ट्राइबल इलाकों में हो रही थी, जनजातीय इलाकों में हो रही थी, यह परिपाटी मध्य देश में भी भूमि अनुदानों में इस प्रकार का उल्लेख हमें देखने को मिलने लगता है 5वीं 6वीं शताब्दी के पश्चात। एक तो 7वीं शताब्दी का एक साक्ष्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां वी हैव एन एविडेंस ऑफ forged land grant charter in the name of Samudragupta, and this comes interestingly from Madhya Desh, where it is asked from the artisans and peasants that they should not migrate to tax free villages। यानी कि जब अनुदान दिया जा रहा है तो जो उसके डोनी हैं, जो उसके लाभकर्ता हैं, जिन्हें वो जमीन दी जा रही है अनुदान के तौर पर, उनके हेल्प के लिए राजा खुद यह निर्देशित कर रहा है कि यह जमीन पर रहने वाले जितने भी आर्टिजन्स हैं, जितने भी कृषक हैं, वो इस अनुदान का इस व्यक्ति को पाने के पश्चात उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में नहीं चले जाएं जहां टैक्स नहीं लगता है। तो यहां थोड़ा ठहरकर आप यह समझ लें कि जो यूरोपीय परिदृश्य है मिडिल एजेस का, वहां जब हम फ्यूडलिज्म या सर्फडम को समझते हैं तो सर्फडम को मान लेते हैं उसका एक एट्रीब्यूट, कि सर्फडम तो वहां था ही, वो एक एट्रीब्यूट है वेस्टर्न फ्यूडलिज्म का। और साथ में कई इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हमें बताते हैं कि यह जो तरीका है तुलना का वह थोड़ा गलत है, क्योंकि भारतीय जो अवस्था थी वो इंडियन कंडीशंस जो थे वो थोड़ी भिन्न थी यूरोप से, कि यहाँ अभी भी जो अनटिल्ड लैंड है, यानी जहां अभी खेती शुरू नहीं, परती जमीन है और वहां उस पर वहां किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। तो अगर दबाव जो है किसी सामंत का किसी कृषक के ऊपर या किसी किसान के ऊपर या मजदूर के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमेशा यह एक ऑप्शन होता था वैसे कृषकों के लिए कि वो उस जमीन को छोड़कर वैसे जमीन पर चले जाएं, वहां माइग्रेट कर जाएं जहां उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जहां कर वसूली नहीं होती थी खेती के ऊपर। तो एक आप कह सकते हैं कि और यूरोप में यह अवस्था नहीं थी, क्योंकि यूरोप के सभी इलाके जो हैं, भूमि जो हैं, वो खेती के अंदर आ चुके थे और सभी इलाकों पर कोई ना कोई फ्यूडल लॉर्ड है। तो इससे देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द फ्यूडल ऑपरेशन इन यूरोप, whereas in India there at least theoretically always existed this kind of option, this kind of escape route. So it worked as some kind of a check on the level of feudal oppression. तो उस हद तक ऑपरेशन, फ्यूडल ऑपरेशन भारत में संभवतः नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन नए इलाके में माइग्रेट करने का यहाँ के कृषकों को या मजदूरों को हमेशा था। और इसी के लिए हम पाते हैं कि 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के जो लैंड ग्रांट चार्टर्स हैं उस पर इस बात पर काफी बल दिया जा रहा है कि केवल भूमि ही नहीं, वहां खेती करने के लिए लोग रहें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हें यह निर्देशित किया जा रहा है कि वो उस इलाके को छोड़कर न जाएं। तो बार्गेनिंग टर्म्स में आप देखते हैं कि जो किसानों की स्थिति है, और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अब शूद्र भी खेती से जुड़ रहे हैं, और इस प्रकार के उल्लेख जो आपको समकालीन स्रोतों में मिलते हैं, स्थान जन सहित, जनता समृद्ध, सप्रतिवासी जन समेत, यानी लोगों के साथ यह भूमि। और कई इतिहासकार इसे सर्फडम भी मानते हैं कि भूमि के साथ जब लोगों का बंध जाता है संबंध, तो उसे ही सर्फडम की संज्ञा दी जाती है।
और साथ साथ इस प्रकार की परिपाटी बंद अर्थव्यवस्था का भी द्योतक होता है। यानी कि अब जो माइग्रेशन है, जो मोबिलिटी है पॉपुलेशन की, इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की, वो कम होती जा रही है। जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है इकोनॉमी में, जो ओपननेस है, वो कम होता जा रहा है और इकोनॉमी ज्यादा लोकलाइज्ड और रूरलाइज्ड होता जा रहा है। वो बिल्कुल बंद सी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है और इसी के लिए जमीन के साथ साथ लोग को भी उसके साथ जोड़ दिया जा रहा है या मान लिया जा रहा है कि भाई मोबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो एक जो प्रोपोजिशन है कई इतिहासकार का कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रोमन वर्ल्ड के साथ अब खत्म हो चुका था और चूंकि बाह्य व्यापार अब लंबी दूरी का व्यापार नहीं हो रहा है, तो शहरों की भी स्थिति अब खराब होती जा रही है और एक कह सकते हैं कि डी अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। इस समय शहर छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वापस गाँव की तरफ आ रहे हैं और गाँव की ज़मीन पर जो एक दबाव है उत्पादन का वो बढ़ता जा रहा है और इन्हीं परिस्थितियों में अब वैश्य भी और शूद्र दोनों अब खेती पर आश्रित होते जा रहे हैं। तो एक रिचुअल स्टेटस है शूद्रों का और वैश्यों का, वो कहीं ना कहीं कोएलिस कर रहा है, वो मिलता जुलता नजर आता है इस समय। अधिकांश जो किसान अभी भी स्वतंत्र राज्य को सीधे कर देने की स्थिति में हैं और उसके साथ साथ अतिरिक्त कर भी जैसे उद्रंग, उपरिकर, सर्ववृष्टि, इन करों का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज है वहां तो सीधे तौर पर वो राजा को राजस्व के तौर पर कर दे रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ अब चूंकि मध्य देश में भी भूमि अनुदान दिया जा रहा है, तो अब कोई जो सामंत या कोई फ्यूडल लॉर्ड या कोई फ्यूडल लॉर्ड की सेना अगर उस इलाके में आती है तो अब जनता से यह भी अपेक्षित है कि वो ओकेजनली उद्रंग भी दें, जैसे फ्रंटियर एरियाज में, या अगर बाकी टर्म्स की बात करें इसके ऊपर हालांकि मतभेद है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, परंतु एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपको कर के तौर पर लोगों के ऊपर संभवतः लगाया जा रहा है। अगर शहरों की बात करें, गांव से इतर शहरों की बात करें, तो पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि निगम और श्रेणियों का अच्छा खासा बोलबाला शहरों के प्रशासन में हमें देखने को मिलता है, गुप्तोत्तर काल के पश्चात से ही या गुप्त काल में भी, परंतु अब व्यापार के अभाव में इस प्रकार के निगमों और श्रेणियों की स्थिति में भी गिरावट देखने को मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि शहरों में अलग अलग पेशों में जो लिप्त वैश्य वर्ण हैं, अब गांव में जाकर वैश्य और शूद्र वर्णों की सामाजिक स्थिति लगभग समान सी होती जा रही है, क्योंकि अब दोनों खेती पर आश्रित हैं। इस बदली हुई सामाजिक व्यवस्था का जो ब्राह्मण भूमि अनुदानों के माध्यम से बंगाल और दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी से संक्रमण जो हो रहा है, तो एक ब्राह्मण शूद्र धुरी हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप मध्य देश के बाहर के इलाकों में देखें तो वर्ण व्यवस्था खास कर 6ठी शताब्दी के पश्चात, 7वीं शताब्दी के पश्चात जो बनती नजर आ रही है, उसमें जो क्षत्रिय हैं वो एब्सेंट हैं और जो वैश्य और शूद्र भी, उनकी भी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो भी मर्ज होती नजर आ रही है। तो एक बाइपोलर डिवीजन आपको देखने को मिलता है, जहां जो वर्ण व्यवस्था ट्रेवल की है 7वीं शताब्दी के पश्चात, तो यहां आपको ब्राह्मण नजर आते हैं और शूद्र नजर आते हैं। तो यह अपने आप में इसी जो बदली हुई परिस्थिति है, जहां व्यापार खत्म हो रहा है, वैश्य और शूद्र की जो सामाजिक स्थिति है वो लगभग समान होती जा रही है, उसका परिचायक है, क्योंकि यह परिवर्तन नए इलाकों में इसी समय हो रहा है और इसी स्वरूप में यह व्यवस्था अब नए इलाकों में
प्रसारित हो रही है। तो 7वीं शताब्दी के पश्चात हालांकि राजपूतों का आगमन होता है, हुणों का, गुर्जरों का सम्मिश्रण के तौर पर, परंतु नए इलाके में जहां खेती शुरू हो रही है वहां आपको ब्राह्मण और शूद्र के ध्रुवीकरण के तौर पर वहां की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। पुराने सघन रूप से बसे इलाकों में परंपरावादी चतुर्वर्ण व्यवस्था सामंतवादी कारणों से बदली हुई परिस्थितियों में असंगत दिख रही थी। अतः 6ठी शताब्दी के पश्चात समकालीन साहित्य में सामाजिक श्रेणियों को रिचुअल रैंक से तर्कसंगत बनाने की कोशिश भी जारी थी। तो कई ऐसे जो हायरार्कीज जो कि वर्ण व्यवस्था पारंपरिक तरीके से थी, उसके साथ साथ अब स्थितियां बदल गई हैं और जो फ्यूडल रैंकिंग है उसमें आपको अलग तरीके से रिचुअल स्टेटस कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये आप समकालीन स्रोतों में ये जो एक दबाव है, ये जो एक टेंशन है, वो आप देख सकते हैं। जैसे वराहमिहिर की बृहत संहिता जो कि 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी, वहां बड़े छोटे घरों के निर्माण वर्णों के अनुरूप किए जाने की बात है, लेकिन बड़े छोटे घर अब शासकीय पदों के अनुरूप भी दिए जाएं, इसकी भी चर्चा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि कैसे दो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के, रिचुअल रैंकिंग के, वो एट प्ले हैं। इसके अलावा जातियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और कई जो सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, क्षेत्रीय पहचान वो ज़्यादा सघन होता जा रहा है, वो ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है। स्थापत्य शैली में परिवर्तन देख सकते हैं, भाषाई जो पहचान है वो बदलती जा रही है और एक कह सकते हैं कि जो लोकल कल्चर है, रीजनल कल्चर है, वो प्रबल होता जा रहा है। तो ये एक अलग मसला है जो कि इससे जुड़ा हुआ है और इसकी चर्चा हम लोग किसी अन्य चर्चा में करेंगे। धन्यवाद।